हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन is the one which contains two parameters। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर ट्राइनोमियल हो गया, एक्सप्रेशन will contain three parameters। and multinomial expression will contain many parameters। अब मैनी का मतलब 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, द रूल with which we can expand some exponent of a binomial expression is called binomial थ्योरम। ठीक, ये बाइनोमियल थ्योरम हो गया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रूल हो गया। इस रूल के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर के लिए हो गया। ऐसे a प्लस बी का क्यूब हो गया, a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 हो गया। और हमने लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया था कि एक अगर जनरल पावर आ जाए, ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर तक भी चलो हम दो बार स्क्वायरिंग करके काम चला सकते हैं। अब मान लीजिए 7 पावर आ जाए तो हम ऐसा थोड़े कि एक बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, a प्लस बी लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो फिर तो हमने एक प्रॉपर रूल चाहिए, एंड वो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर मान लिया लिखा हुआ है x प्लस वाई रेज टू पावर n, ठीक है, हाँ, तो फॉर any natural number n, x plus y raised to power n can be written as nc0 x raised to power n plus nc1 x raised to power n minus 1 into y plus nc2 x raised to power n minus 2 into y square plus and so on ncr x raised to power n minus r into y raised to power r plus and so on लास्ट में ncn y raised to power n। ये हमारा रूल हो गया कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो x प्लस वाई की पावर n को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो एक्सपेंड करने का तरीका क्या है। सिंपली अगर पावर n है तो देखो, अगर पावर n है तो nc0 nc1 nc2 ncn तक बाइनोमियल कोफिशिएंट हमने लिख लिए। nc0 nc1 nc2 ऐसे करते करते ncn तक लिख लिए। ncr को डिफाइन होने के लिए हमने पहले बोला था कि जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए। तो अगर मान लिया हमने n का वैल्यू 10 लिया, अगर हमने 10 लिया तो n बराबर 10 के लिए वी कैन ओनली डिफाइन 11 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। वो क्या हो जाएगा, 10c0 10c1 10c2 10c3 ऐसे करते करते 10c10 तक। 10c11 अनडिफाइन हो जाएगा क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट बड़ा नहीं होना चाहिए और ऑफकोर्स लोअर सबस्क्रिप्ट नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर x प्लस वाई रेज़ टू पावर n लिखा है तो n प्लस 1 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे। अब n प्लस 1 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे तो n प्लस 1 टर्म्स आएगा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे अगर गिनेंगे तो टोटल कितना आएगा, n प्लस 1 टर्म्स। अब देखो ये तुम आराम से रिलेट कर सकते हो, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है उसमें n का वैल्यू 2 हो गया और उसमें 3 टर्म आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर a प्लस बी का क्यूब हो गया तो n का वैल्यू 3 हो गया, बट उसमें टोटल 4 टर्म आता है,
ए क्यूब बी क्यूब 3a² b प्लस 3ab², ऐसे करके 4 टर्म आता है, मतलब एक टर्म ज़्यादा आएगा। तो ऐसे अगर मैंने a + b रेज़ टू 7 को एक्सपेंड किया तो टोटल 8 टर्म आएंगे, एक टर्म ज़्यादा आएगा। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। फिर एक्सपेंड करने का दूसरा रूल क्या है कि x के हाईएस्ट पावर, अगर यहाँ पे पावर n है तो n से ही चालू किया हमने, x रेज़ टू n। तो अगर यहाँ पे पावर 7 होगा तो x रेज़ टू 7 से हम स्टार्ट करेंगे पहले टर्म में। उसके बाद x का एक एक पावर कम करते चले जाओ, y का एक एक पावर बढ़ता चला जाएगा। तो पहले में y की पावर 0, दूसरे में y की पावर 1, y की पावर 2, और ऐसे करते करते लास्ट में केवल y बचेगा, x नहीं बचेगा। एंड वी कैन सी कि अगर हम आगे जा रहे हैं तो x का तो एक एक पावर कम हो रहा है, y का एक एक पावर बढ़ रहा है, बट दोनों की पावर का सम हमेशा फिक्स्ड है। तो जैसे यहाँ पे y की पावर 0 लिखा हुआ है, y रेज़ टू 0 1 होता है तो वो हमने लिखा नहीं। तो x और y की पावर का सम n है, यहाँ पे x की पावर n-1, y की पावर 1, जोड़ोगे n आ जाएगा। x की पावर n-2, y की पावर 2, जोड़ोगे n आ जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ n-r और r इन दोनों को ऐड किया तो n आ जाएगा, और लास्ट में y की पावर n आ गया। तो जो टोटल पावर है हर जगह वो n ही रहेगा। ठीक है, अब तुम वापस अपने स्क्वायर और क्यूब से रिलेट कर सकते हो। a + b के स्क्वायर में एक a² का टर्म होता है, उसकी पावर 2 हो गई, b² का टर्म होता है, उसमें भी पावर 2 हो गई, और एक 2ab का टर्म होता है। तो 2ab में 2 तो कांस्टेंट हो गया, a और b की पावर 1 1 हो गया, उसका सम भी 2 होगा। तो एवरी टर्म जो होगा उसमें पावर का सम 2 ही आएगा। a + b का अगर हमने क्यूब ओपन किया तो a और b की पावर का सम हर टर्म में टोटल 4 टर्म होगा। क्यूब है तो एक ज़्यादा टर्म आएगा, 4 टर्म, और हर टर्म में पावर का सम कितना आएगा, क्यूब है तो 3 आएगा। तो x क्यूब होता है, y क्यूब होता है, x² y होता है, तो x की पावर 2, y की पावर 1 जुड़ के 3 हो गया। फिर एक 3xy² होता है, तो x की पावर 1, y की पावर 2, वो भी जुड़ के 3 हो गया। दिस इज द जनरल थिंग। तो मतलब हमने क्या बोला, x + y रेज़ टू n के लिए क्या क्या हमने बोला, लिखेंगे इसको अभी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है, n+1 बाइनोमियल कोफिशिएंट ही डिफाइन किए जा सकते हैं, उससे फालतू नहीं किए जा सकते। तो वो हमने सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लिए सीक्वेंशली, NC0 NC1 NC2 ऐसे करके NCn तक। फिर हमने क्या किया, x की हाईएस्ट पावर जो भी ये n है वही हाईएस्ट पावर है, उससे बड़ी पावर आ ही नहीं सकती। तो x की पावर n से चालू किया, एक एक पावर घटाते चले गए, और y की एक एक पावर बढ़ाते चले गए। तो देखो इस रूल के हिसाब से जो पहले लिखा है उसकी हाईएस्ट पावर से चालू किया। वैसे पहले लिखें बाद में लिखें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये तुरंत दिख जाएगा कि जो x + y है इसको तो मैं y + x भी लिख सकता हूँ। x + y और y + x तो एग्जैक्टली एक ही बात है। तो अगर पहले वाले की हाईएस्ट पावर से मैंने चालू किया है तो हम दूसरे वाले की हाईएस्ट पावर से भी चालू कर सकते हैं। इसी रूल से अगर मैं इसको लिख दूँ y + x, तो फिर ये y रेज़ टू n हो जाएगा, ये y रेज़ टू n-1 इंटू x हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि दोनों एक ही बात है। तो ऐसे एक्सपेंड करो, या फिर हम y की हाईएस्ट पावर से चालू करें और y की पावर एक एक कम करते हुए चले जाएं, वैसे एक्सपेंड करें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, एक्सपेंशन सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा वो भी हम दिखाएंगे आगे चल के। ठीक है, अब दिक्कत किस में आएगी, अगर उसने ये बोला कि दूसरा टर्म बताओ, मान लीजिए उसने लिख दिया x + y रेज़ टू n को हमने बाइनोमियली एक्सपेंड किया, तो दूसरा टर्म बताओ। उसमें गड़बड़ क्या होगा कि अगर मैं x को लेके चलूँ हाईएस्ट पावर, तब तो दूसरा टर्म ये हो गया। अगर मैंने x की हाईएस्ट पावर से शुरू किया, अगर हम y की हाईएस्ट पावर से शुरू करें तो ये y रेज़ टू n-1 इंटू x हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का कोई यूनिक आंसर नहीं है, देयर कुड बी 2 आंसर्स, 2 आंसर इसके हो सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए देखो IIT एडवांस में तो वो इस तरह की गलती करेंगे नहीं। अगर उन्हें ये पूछना होगा ना कि तीसरा टर्म बताओ, मतलब इसमें गड़बड़ क्या है, तीसरा उसने पूछा ना कि x + y रेज़ टू n में तीसरा टर्म बताओ, तो वो तो डिपेंड करता है कि हम x की हाईएस्ट पावर से चालू करें या y की हाईएस्ट पावर से चालू करें, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा इन जनरल। ठीक है, तो IIT एडवांस में अगर उनको तीसरा टर्म पूछना होगा तो वो क्या करेंगे, पहला टर्म लिख देंगे बस, ये ठीक है, पहला टर्म प्लस ... तो पहले टर्म से मेरे को ये हिंट लग जाएगा कि मेरे को किसकी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है, x की या y की। तो अगर मैथमेटिकली करेक्ट क्वेश्चन बनाना है
तो या तो हम कम से कम एक टर्म लिख के दिखाएं जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि अच्छा इसकी हाईएस्ट पावर से चालू करेंगे, या तो ये आंसर होना चाहिए, या फिर ऑप्शन में दोनों ही होना चाहिए कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, मतलब एक्स की तरफ से भी आंसर हो सकता है, वाई की तरफ से भी आंसर हो सकता है, ठीक है। बट IIT JEE मेंस वाले जो बंदे हैं वो ऐसी गलती कर सकते हैं, या बोर्ड वाले जो लोग हैं वो ऐसी गलती कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टर्म लिख दें ऑप्शन में, केवल सिंगल करेक्ट हो, तो फिर उस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो पहले वाले टर्म की हाईएस्ट, जो भी पहले लिखा होगा, अगर वो x + y लिखेगा तो हम भी x + y के हिसाब से लिखेंगे, जो पहला टर्म होगा उसकी हाईएस्ट पावर से चालू करेंगे, और उसने अगर बोला कि फोर्थ टर्म बताओ तो हम उस हिसाब से फोर्थ टर्म बता देंगे। अब देखो ये मैथमेटिकली बहुत सॉलिड नहीं है, बट जैसा हमने बोला कि जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो IIT मेंस वाले ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, तो हम भी नहीं लेंगे टेंशन, ठीक है। हम भी उसी हिसाब से आंसर बताएंगे, पहले वाले की हाईएस्ट पावर के हिसाब से। अब चलो आगे चल के दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, अगर मान लिया हमने लिखा x + y⁴, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4c0 + 4c1 + 4c2 + 4c3 + 4c4, ऐसे होगा, ठीक है। नाउ पहले वाले में x की हाईएस्ट पावर 4 से चालू किया, फिर x की पावर 1 कम कर दिया, y की 1 पावर बढ़ा दिया, फिर x की 1 कम y की 1 बढ़ा दिया, फिर x की 1 कम y की 1 बढ़ा दिया, फिर y की 1 बढ़ा दिया, x खत्म ही हो गया, ऐसे हो गया। अब देखो NC0 हमने बोला था 1 होता है, तो 4C0 कितना होगा, 1 × x⁴, 4C1 कितना होगा 4। हमने ये ऑलरेडी लिखा दिया है कि NC0 और NCN 1 होता है, तो उस हिसाब से 4C0 लिखो या 4C4 लिखो, दोनों 1 होगा। ऐसे ही हमने बोला था कि NC1 एंड NCN-1 दोनों का वैल्यू n होता है, तो यहाँ पे 4C1 एंड 4 - 1 मतलब 3, दोनों का वैल्यू 4 होगा। तो 4C0 ये लिखा है, 4C4 ये लिखा है, इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। 4C3 का वैल्यू 4 आएगा इंटू XY3, इसका वैल्यू भी 4C1 का भी वैल्यू 4 आएगा। ये दोनों कोफिशिएंट बराबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि NCR NCN-R के बराबर होता है, ये ठीक है। ये दोनों बराबर क्यों हैं, ये दोनों बराबर क्यों हैं, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इधर से जो पहला कोफिशिएंट होगा एंड इधर से जो पहला कोफिशिएंट होगा वो बराबर होगा, इधर से जो दूसरा कोफिशिएंट होगा, इधर से जो दूसरा कोफिशिएंट होगा वो बराबर होगा। अच्छा, 4C2 की वैल्यू अगर हमसे निकालने के लिए बोला जाए तो हमने क्या बोला था, अगर नीचे 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल लिख लो, ऊपर ये घटा के 2 टर्म तक लिख लिया, तो 4 × 12/2 कितना हो गया 6। तो इस 4C2 की वैल्यू हो जाएगी 6x² y²। तो अल्टीमेटली हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा, जैसे हमने बोला था कि इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y की हाईएस्ट पावर से चालू करें, तो यू कैन सी के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y3x, फिर y की पावर 1 घटाते रहे, y² x² 4C3 yx³ + 4C4 x⁴। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दैट यू कैन सी वेरी वेल, क्योंकि 4C1 1 होगा तो ये 1 × y⁴, ये 4 × y3x + 4C2 का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था 6 होता है, y² x² + 4C3 4 होगा। अब देख लो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है या एक्सपेंशन है और ये वाला जो एक्सपेंशन है एग्जैक्टली सेम है, बस टर्म पलट के लिखे हुए हैं। ये y⁴ ये हो गया, ये वाला टर्म 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 ये हो गया। अब यहाँ से तुम्हें फील भी आगे होगी कि अच्छा इसीलिए ये कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं x + y के हिसाब से ओपन करूँ या y + x के हिसाब से ओपन करूँ, आंसर पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए ये 4C0 यहाँ पे x के साथ x⁴ के साथ 1 क्यों आया, 4C0 की वजह से। इस वाले केस में x⁴ के साथ 1 क्यों आया, 4C4 की वजह से। तो ये लास्ट से पहला कोफिशिएंट है, ये स्टार्टिंग से पहला कोफिशिएंट है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो ऐसा होगा कि फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे x की तरफ से ओपन कर लो चाहे y की तरफ से ओपन कर लो। तो ये तो देखो मैंने समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से लिखा है।
अब मान लिया हमने और लिख लिया एक, ठीक है, ये एग्जाम्पल 2। अब देखो ये तो तुम खुद करके देखना, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी आंसर। x प्लस वाई रेस्ट पर 5 है, तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे 6। तो पहला आ जाएगा 5c0 इंटू एक्स रेस्ट पर 5 प्लस 5c1 एक्स रेस्ट पर 4 वाई प्लस 5c2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5c3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5c4 एक्स वाई रेस्ट पर 4 प्लस 5c5 वाई रेस्ट पर 5। ये आएगा 5c0 1 होगा तो ये हो गया एक्स रेस्ट पर 5। nc1 n ही होता है तो ये हो जाएगा। 5c2 का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर होगा 5 इंटू 4, नीचे होगा 2 या 2 फैक्टोरियल की बात है, तो 20/2 10 हो गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 6 टर्म में पहले 3 टर्म अगर लिखे गए तो अगले 3 के जो कोफिशिएंट होंगे वो इन्हीं को पलट के लिख दो, तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई रेस्ट पर 4 एंड ये वाई रेस्ट पर 5। ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई रेस्ट पर 5 का एक्सपेंशन। ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल 3 एक और लिख लेते हैं। मान लिया हमने लिखा 2x माइनस 3y रेस्ट बार 6, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, देखो चलो पहली बार तो लिख लेते हैं 6c0 पहले टर्म की पावर हाईएस्ट प्लस 6c1 2x की पावर 5 इंटू दूसरा टर्म, अब दूसरा टर्म है -3y पूरा आएगा तो -3y प्लस 6c2 2x की पावर 4 -3y का होल स्क्वायर 6c3 2x का क्यूब -3y का क्यूब प्लस 6c4 2x का स्क्वायर -3y की पावर 4 6c5 2x इंटू -3y रेस्ट पर 5 प्लस 6c6 -3y रेस्ट पर 6। ये आएगा आंसर, ठीक है। अब इसको अगर हम देखो पूरा एक्सपेंड करना चाहें तो कहाँ करें एक्सपेंड, यहाँ कर लेते हैं एक्सपेंड। इज इक्वल्स टू 6c0 कितना होगा 1, 2 रेस्ट पर 6 कितना हो जाएगा 64 एक्स रेस्ट पर 6 प्लस ये 6c1 हो जाएगा 6, 2 रेस्ट पर 4 हो जाएगा 32 इंटू -3 और हो जाएगा तो 3 और ये कर लिया माइनस, और यहाँ से आ जाएगा एक्स रेस्ट पर 5 इंटू वाई स्क्वायर। अब तुम ऐसे देखोगे अगर बीच में माइनस है तो क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जैसे इवन पावर आएगा माइनस खत्म हो जाएगा, ऑड आएगा तो वापस माइनस। तो प्लस अगले वाले में 6c2 का मतलब क्या है 6 इंटू 5/2 तो 30/2 मतलब 15, फिर 2 रेस्ट पर 4 मतलब 16, फिर 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू एक्स रेस्ट पर 4 वाई स्क्वायर 6c3, तो 6c3 कितना आएगा 6c3 कितना हो गया 6 5 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, वो 6 ही होता है तो ये हो जाएगा 20, तो प्लस नहीं -20 और ये आ जाएगा 8 इंटू 27 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ये आ गया, ठीक है। और भी टर्म बच गए। अब 6c4, ठीक है चलो यहाँ लिख लेते हैं प्लस 6c4 ऐसे आ रहा था एंड 2x - 3x रेस्ट पर 4 यहाँ 2 था प्लस 6c5 2x था और -3x रेस्ट पर 5 था 6c6 -3x सॉरी
3y, ये x है, ये y, हाँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6c4 और 6c2 एक ही बात है, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -3 हो गया 81 इंटू एक्स स्क्वायर y4 प्लस के साथ अगला ये टर्म हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू y5 और लास्ट में 3 इंटू y6। ये टोटल टर्म्स हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो फिर अगेन x प्लस y की तरफ चलते हैं। nc0 x(n), nc1 x(n-1) इंटू y, nc2 x(n-2) इंटू y² प्लस एंड सो ऑन ncr x(n-r) x(n-r) इंटू y(r) प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म होगा ncn-1 x इंटू y(n-1) प्लस लास्ट टर्म होगा ncn इंटू y(। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ बस। ये हो गया, ठीक है। अब कितना आएगा? पॉइंट्स टू रिमेंबर। n जो है वो ऑफ कोर्स क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 लेने का कोई सेंस नहीं बनता। x प्लस वाई रेस्ट हुआ 1 कितना होगा? x प्लस वाई। उसमें ये सब बाइनोमियल वगैरह की जरूरत ही नहीं है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पॉइंट 1, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी n+1। ठीक है, एक टर्म ज़्यादा होगा, दैट यू कैन सी। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं। ये हो गया। फिर पॉइंट 2, नंबर ऑफ टर्म मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? देखो, इधर से पहला कोफिशिएंट और लास्ट से पहला कोफिशिएंट बराबर होगा। NC0 और NCN बराबर होगा। वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि NCR बराबर NCN-R होता है। उसको देख के भी बोल सकते हैं। तो कोफिशिएंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग और फ्रॉम द एंड, कॉमा, आर इक्वल। ठीक है, दैट इज NC0 बराबर NCN। ठीक है, NC1 बराबर NCN-1, इधर से दूसरा उधर से दूसरा। ठीक है, या NC2 बराबर NCN-2 एटसेट्रा। ये हो गया। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 3, वो क्या है कि एक्सपोनेंट का जो सम है वो हमेशा कितना आएगा? n के बराबर आएगा। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज इक्वल्स टू n। हर टर्म में x और y की जो पावर है अगर हम उसको ऐड करें तो हमेशा n ही आएगा। ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म t1, ये हमारा क्या है? टर्म 2, ये हमारा क्या है?
T3, ठीक है। तो अगर ये T3 है तो यहाँ NC2 लिखा है, अगर ये T2 है तो एक 1 लिखा है। तो उस हिसाब से अगर ये R लिखा है तो ये कौन से नंबर का टर्म होना चाहिए, TR+1 होना चाहिए, ठीक है। एंड इस हिसाब से ये TN+1 होना चाहिए, तभी तो N+1 टर्म्स आए हैं, ठीक है। तो जो जनरल टर्म है ये, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो अगर T2 है तो दूसरा टर्म है, T3 है तो तीसरा टर्म है, बट तीसरे टर्म में NC2 लिखा जाएगा, एक कम। तो ये जो टर्म है वो R+1th टर्म है, बट उसमें NCR लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखा। तो पॉइंट 4 क्या हो गया, जनरल टर्म, ठीक है। दैट वुड मीन R+1th term of the expansion equals to TR+1, that will be equals to NCR x raised to power n minus r into y raised to power r। तो अगर मेरे को 50वां टर्म चाहिए होगा तो यहाँ पे NC49 आएगा, हमेशा एक कम आएगा, ये ठीक है। ये हो गया हमारा जनरल टर्म, इस बात को भी याद रखा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ एंड सो ऑन, ये कौन सा नंबर का टर्म है, N+1th नंबर का टर्म है, ठीक है। अगर हम शुरू से काउंट करें, लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करें, राइट हैंड साइड से काउंट करें तो ये पहला टर्म हो जाएगा, ठीक है। इससे पहला टर्म कौन सा है, NCn-1। तो इधर से जो N+1th टर्म है वो राइट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म है, इधर से जो nth टर्म है वो राइट हैंड साइड से सेकंड टर्म है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, हमने क्या बोला कि जैसे ऐसे लिखा है ना, T1 T2 ऐसे करके Tn+1 लिखा है, तो ये इस साइड से काउंट करेंगे तो ये N+1th नंबर पे आएगा, इस साइड से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो इस साइड से तो ये N+1th नंबर है, इस साइड से ये फर्स्ट नंबर है, इससे पहले ये लिखा होगा। ये अगर हम इस साइड से काउंट करेंगे तो ये nth नंबर है, और इस साइड से काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर है। तो इसको हम पहचान कैसे सकते हैं, देखो इन दोनों का सम कितना है, n+2, इन दोनों का सम कितना है, n+2। तो अगर इधर से 5वें नंबर का टर्म लिया अगर हमने इधर से, तो वो इधर से कौन से नंबर का टर्म होना चाहिए, n-3rd नंबर पे आना चाहिए, तभी ये दोनों ऐड होकर n+2 होगा। ऐसे हम खुद ही सोच सकते हैं पैटर्न, ठीक है। तो ये तो मैंने रिजल्ट ड्राइव करने का तरीका बताया, जो अभी हम आगे लिखने वाले हैं। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4। तो पॉइंट 5, rth टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू n+2 माइनस rth टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब वही जो एक्सपेंशन दिया गया है, इसी एक्सपेंशन, इसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ चल रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। तो जो शुरू से rth नंबर पे आएगा वो लास्ट से n+2 माइनस rth नंबर पे आएगा, ठीक है। पॉइंट 6, देखो एक चीज़ इसमें क्या है, अगर मान लिया n का वैल्यू 10 है, फॉर एग्जांपल n का वैल्यू कितना है, 10, तो n का वैल्यू अगर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 11, 11 इज़ एन ऑड नंबर,
तो उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो देयर विल बी वन मिडिल टर्म। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मिडिल टर्म की। तुम इसको ऐसे देखो, ठीक है, ये रफ है मान लिया हमारा, कि अगर हमारे पास मान लिया 1 2 3 4 5 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, तो थर्ड कैसे आएगा, 5 + 1/2। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है तो कौन सा मिडिल टर्म होगा, फोर्थ। और वो कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, 7 से। अगर टर्म 7 है तो 7 + 1/2 तो 4 आएगा। ये ऐसे करके 3 आएगा। तो मिडिल टर्म में, ठीक है, केस 1, इफ n is even then there will be odd number of terms, ठीक है, दैट इज मतलब n+1 in the expansion, hence अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एक मिडिल टर्म आएगा, बीच में एक टर्म आएगा, hence there will be one middle term, that is middle term of the expansion equals to, देखो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसमें एक जोड़ो और दैट बाई 2 उतने नंबर का टर्म, तो जैसे थर्ड नंबर का जो टर्म है वो मिडिल टर्म है। अब यहाँ पे देखो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि n+1/2 कर दें, n तो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, तो ये जो 5 लिखा है वो बेसिकली हमारे लिए हो गया n+1, तो उससे भी एक ज़्यादा मतलब n+2/2। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म कौन सा होगा, Tn+2/2। ये ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग कर दिया, n/2 अलग कर दिया और +1 अलग कर दिया, ये वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर n का वैल्यू 20 हुआ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो जाएगा और मिडिल टर्म कौन सा आएगा, 21 + 1/2, तो 21 + 1 22/2 मतलब 11वां टर्म जो आएगा वो मिडिल टर्म आएगा। तो ऑफकोर्स अगर नंबर ऑफ टर्म्स 20 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 20 नहीं, अगर n 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 21 होगा, तो 11वां टर्म मिडिल टर्म आएगा क्योंकि 11वें से पहले 10 होगा और 11वें के बाद में 10 होगा। तो ये वही 11 टाइप चीज़ लिखी हुई है। और तुम वैसे भी देख सकते हो, अगर n इवन है तो n/2 इंटीजर है, तो इंटीजर +1, यहाँ नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ सकती। अगर मान लिया n/2 की वैल्यू 4.5 आ जाए तो 4.5 + 1 5.5 हो गया, तो हम ये थोड़ा बोलेंगे 5.5वां टर्म मिडिल टर्म है, ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं। तो इसलिए इवन टर्म ही आना चाहिए। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि देखो अगर मेरे को थर्ड टर्म चाहिए तो NC2 होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। और फिर जो ये लोअर सबस्क्रिप्ट अगर 2 है तो y पे पावर भी 2 है और x पे पावर n में से 2 घटा के है। मतलब अगर NC2 लिखा है तो n में से 2 घटा के तो x पे लिख दो और नीचे जो लिखा है वो सीधा सीधा y पे लिख दो, ऐसे बोलो। तो अगर Tn/2 + 1 चाहिए तो NC इससे एक कम, तो एक कम तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटू x पे पावर इसमें से ये घटाया n/2, y पे पावर इसको लिख दिया सीधा सीधा, वो भी n/2, ये हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, देयर विल बी वन मिडिल टर्म एंड दैट मिडिल टर्म इज दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। अब हम आ जाते हैं केस 2 पे। इफ n is odd then number of terms will be
even, which is n plus 1. Hence, there will be two middle terms. There will be two middle terms. अब इसमें भी देख लेते हैं। देखो, मान लिया ये रफ है। अगर हमारे पास 4 टर्म है टोटल, तो दूसरा एंड तीसरा ये दोनों टर्म मिडिल टर्म हैं। अगर 4 है तो 4 से 2 और 3 कैसे आएगा? 4/2 करो, सीधा 2 आ जाएगा, उसमें से एक और जोड़ दिया तो अगला टर्म आ जाएगा। ऐसे ही मान लिया 3 और 3 6 और 2 8 है, तो 4th एंड 5th टर्म ये मिडिल टर्म होगा। अगर n का वैल्यू 8 है तो 8/2 से 4 आ जाएगा एंड उससे अगले वाला टर्म। ठीक है, तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, दैट इज मिडिल टर्म्स बराबर। तो देखो n+1 जो है वो 8 टाइप है, तो n+1/2। नंबर ऑफ टर्म्स तो n नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ज़्यादा है, n+1 है, तो tn+1/2। एक तो ये मिडिल टर्म होगा एंड एक इससे अगला, तो इससे अगला मतलब +1 ये होगा। ठीक है, सो दिस विल बी tn+1/2 एंड t, अगर इसमें एलसीएम लिया तो इसको n+3/2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब देखो कोई बच्चा इसमें अगर गड़बड़ा रहे तो उसको तो हम यही बोलेंगे कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये tn+1/2 एंड n+3/2, क्योंकि n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 इवन हो जाएंगे, देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, वो ये वाले होंगे। और तुम वैसे ही देखते हो n ऑड है, उसमें हमने एक जोड़ा तो इवन हो गया, तो even/2 इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म 1 बराबर tn+1/2, दैट विल बी nc, इससे एक कम होगा तो यहाँ पे कितना होगा n+1/2, -1 करेंगे तो n-1/2 आ जाएगा बेसिकली। इसमें से अगर एक घटाएंगे तो n+1 -2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो उसको हम n-1 लिख सकते हैं। क्या बात चल रही है? ये बात चल रही है कि अगर थर्ड टर्म चाहिए तो nc2 लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे, ये बात चल रही है बस। तो tn+1/2 के लिए nc एक कम करके लिखा। ठीक है, फिर x पे कुछ पावर, y पे कुछ पावर, ये सीधा सीधा पावर y पे लिख दिया और n में से इसको घटाया, n में से n-1/2 घटाया तो 2n - n+1/2, तो वो हो जाएगा n+1/2, वो पावर x पे आ जाएगा ऐसे। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब ये बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया जा रहा है। मिडिल टर्म 2, दूसरा मिडिल टर्म, दैट विल बी tn+3/2, दैट इज इक्वल्स टू, अब इसमें से एक घटाओगे तो nc n+1/2 आ जाएगा और x और y पे पावर इंटरचेंज हो जाएगा। ये जो पावर है ये सीधा सीधा y पे लिख दिया, इसको इसमें से घटाया तो ये, देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स एंड दोज मिडिल टर्म्स विल बी दिस। ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये हमारा हो गया पॉइंट 6। तो क्वेश्चन 1, इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग्स फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स, जो भी एप्लीकेबल है।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया 2x माइनस 3y रेज टू पावर 50, सेकेंड पार्ट हो गया x प्लस 5y रेज टू पावर 21 आंसर, या फिर सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट इन 2x माइनस 3y रेज टू पावर 50 नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 51 विच इज ऑड, दिस इम्प्लाइज 1 मिडिल टर्म। ठीक है, और कौन सा टर्म आएगा, तुम इसको ऐसे देखो, अगर n 50 है तो n प्लस 1 51 हो गया, मतलब 51 टर्म्स हो गए। तो कौन से नंबर का टर्म्स मिडिल टर्म आएगा, 51 में एक जोड़ो 52 बाई 2 26, तो T26 विल बी द मिडिल टर्म। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू लिखनी पड़े तो n का वैल्यू 50, c एक कम 25 इंटू इन दोनों का डिफरेंस भी 25 है और ये भी 25 है, तो दोनों ही जगह ये 25 25 ही आएगा। तो पहली जगह 2x हो गया, दूसरी जगह माइनस 3y हो गया। तो आंसर कितना हो गया, ऑड पावर है तो माइनस बाहर निकल गया, 2 रेज टू पावर 25, 3 रेज टू पावर 25, इसको मिला के हम लिखते हैं 6 रेज टू पावर 25 इंटू 50c 25, x रेज टू पावर 25 इंटू y रेज टू पावर 25, ये आंसर हो गया। दिस इज द मिडिल टर्म। सेकेंड वाले केस में अगर लिखा है x प्लस 5y रेज टू पावर 21, तो इसमें 22 हो गया, सॉरी 21 पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 22। उसका मतलब क्या है कि देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। दिस इम्प्लाइज देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। अगर 22 है तो T11 एंड एक उससे अगला T12, ये दोनों मिडिल टर्म होगा। T11 में हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 21c 11, पहला दूसरा, दूसरे की पावर सीधा 10, 21 में से 10 गया 11 यहाँ पे, इसमें दूसरे की पावर जो 11 का ये लिखा है तो सीधा 11, 21 में से 11 गया 10, तो x 5y x 5y, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 10 इंटू 21c 10, x रेज टू पावर 11 इंटू y रेज टू पावर 10, दिस इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 11, 21c 11, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, in the expansion 2x minus 7y raised to power 35 बराबर 35c0 into 2x raised to power 35 plus and so on. Find ninth term from the right hand side. Solution मेथड 1। देखो मेथड 1 तो बहुत सिंपल है, तुम तो इसको ऐसे देखो, अगर हमने इधर से चलना चालू किया तो इसने एक टर्म हमें एक्सपेंड करके ये बता दिया कि किधर किसकी हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है, तो वो 2x की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है। ठीक है,
अगर हम इधर से चलना चालू करें, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि -7y की हाईएस्ट पावर से चालू करना है। तो एक तरीका तो हम ये भी ले सकते हैं कि इसी तरीके से लिख लिया, और 9th टर्म चाहिए तो नाइन्थ टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 9th टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 35c, 9th टर्म चाहिए तो 8th लिख लिया, ठीक है। और जैसे हमने बोला ना कि x का काम ये करेगा, y का काम ये करेगा, तो जो y होता है, ठीक है, उस पे पावर हम सीधा सीधा ये लिखते हैं 8, और -7y पे इसमें से इसको घटाया तो कितना आ जाएगा 27। ये आंसर हो गया। मतलब x और y के रोल को स्विच कर दिया बस हमने, ये आंसर हो जाएगा। अब ये जो 35c 8 लिखा है, इसको तुम 35c 27 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। मेथड 2, rth टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बराबर n+2 माइनस rth टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड, उल्टा भी बोल सकते हैं, और rth टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड इक्वल्स टू n+2 माइनस rth टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर इसे 9th टर्म बोला है तो r बराबर 9 रख लिया, तो 9th टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35 + 2 माइनस 9th टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 35 और 2 37, तो 37 में से अगर 9 घटाया तो 28th टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब T28, तो वो हम ऐसे ले सकते हैं 35NC, अगर 28 है तो एक कम 27, पहला 2x और दूसरा -7y, तो ये 27 पावर इस पे तो एज इट इज़, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, तो वो तो एक ही बात है, ये दोनों देखो एक ही बात है, 27 ये 35c 8 और 35c 27 दोनों एक ही बात है, NCR बराबर NC n-r वाली चीज़ लगा के, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर हमने लिखा x + y रेज़्ड पावर n, तो इट विल बी NC0 x रेज़्ड पावर n, NC1 x रेज़्ड पावर n - 1 × y प्लस NC2 x रेज़्ड पावर n - 2 × y स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी तक जाएगा, ऑफ कोर्स NCn तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर हमने इसमें y की जगह -y रख दिया, ठीक है, इसी एक्सपेंशन में y की जगह -y रख दो, तो ये ऐसे आ जाएगा NC0 x रेज़्ड पावर n, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता रहेगा। y पे जब इवन पावर आएगा तो y की जगह -y रखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, n-3 × y³ प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लिया सेकेंड इक्वेशन है। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड इम्प्लाइज
कि x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर n विल बी, इन दोनों को जोड़ा तो ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी के जो ऑल्टरनेट टर्म है वो डबल हो जाएंगे। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ NC0 x रेज टू पावर n इंटू वाई स्क्वायर प्लस NC4 x रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू वाई रेज टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया। तो अगर कहीं पे भी एक्सपेंशन में ऐसे ऑल्टरनेट टर्म्स आ रहे हैं तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये तो कुछ इस तरह की सीरीज़ को जोड़ के या घटा के कुछ मिल रहा होगा। 1 माइनस 2 से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे। तो x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस x माइनस वाई रेज टू पावर n विल बी 2 इंटू बचे हुए टर्म आ जाएंगे NC3 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब, NC5 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। दिस विल बी द मतलब आंसर नहीं, दो रिजल्ट हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर। जैसे अभी जो हमने एक्सपेंशन लिखा वो x प्लस वाई रेज टू पावर n का लिखा। ठीक है, हम उसकी बजाय इसका भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। मतलब दिस इज, वी कैन से दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ व्हाट वी वर डूइंग। x प्लस वाई रेज टू पावर n वाले में x की जगह हमने 1 रख दिया, y की जगह x रख दिया, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज NC0, पहले वाले पे पावर n, अब 1 पे पावर तुम n लो, n माइनस 1 लो, n माइनस 2 लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो 1 ही रहेगा, प्लस NC1 इंटू एक्स पे पावर 1 आ गया, प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, NC3 इंटू एक्स क्यूब, ये चलता रहेगा, NCR इंटू एक्स रेज टू पावर r प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में NCN इंटू एक्स रेज टू पावर n, ये आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, उल्टा भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर x पे, क्योंकि 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1 लिखो, दोनों की बात है, हाईएस्ट पावर n से चालू कर दिया, वही जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू। तो n के बाद ये कितना आएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे चलते चलते लास्ट में NCN माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, फिर NCN आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिग्मा लगा के भी लिख सकते हैं, सिग्मा नोटेशन में। तो दिस इज NC0 NC1 NC2 NC3, तो हमने क्या किया, NCR लिख लिया। अच्छा, अब जो नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट है वही x पे पावर है, अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट 2 है तो x पे पावर भी 2 है, अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट 3 है तो x पे भी 3 है, अगर ये r है तो x पे पावर r है। तो अगर ये NCR है तो x पे पावर कितना हो जाएगा, r, x रेज टू पावर r। ठीक है, और ये 0 से चालू हुआ है, तो r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा नोटेशन, 0 से लेके n तक NCR x रेज टू पावर r। अब देखो हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर इस तरीके से कोई एक्सपेंशन दे रखा है और उसको मेरे को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगा के। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम लगा के जब भी लिख पाएंगे जब वो उस फॉर्मेट में लिखा होगा। ठीक है, फॉर्मेट कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी टर्म होगा जिस पे ऐसे पावर चेंज हो रहा होगा, ठीक है, और साथ में बाइनोमियल कोफिशिएंट होना चाहिए। बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, वहीं से हमें हिंट लगेगा शायद ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, अदरवाइज़ तो ऐसा भी उस पर जीपी लिखा हो। अब जीपी थोड़ा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, बाइनोमियल वाले फॉर्म में, एपी भी हो सकता है। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट देख के तो मेरे को पता लगेगा कि शायद बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा ये, अगर उसको हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो।
फिर हम क्या करेंगे, वो जो भी एक्सपेंशन लिखा है उसका हम जनरल टर्म लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और फिर हम सर्टेन चेक करेंगे कि कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है ये, ठीक है, इस तरह की चीज़। अब उसमें चेक में क्या क्या होगा, जो भी ये लोअर सबस्क्रिप्ट है वही यहाँ पे जो भी टर्म, जिसके भी टर्म पे पावर, अगर जिसके भी पावर वेरी कर रही होगी उसकी जो पावर है ये दोनों मैच होना चाहिए। अगर ये आर है तो ये आर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस आर की वैल्यू 0 से शुरू करके ये जो अपर सबस्क्रिप्ट एन है यहाँ तक जानी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये परफेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। और ये एक्स पे जो भी पावर लिखा हुआ है 1 के साथ वही आ जाएगा, ठीक है। एनसीआर में जो एन, अपर सबस्क्रिप्ट जो एन लिखा है वो 1 + x पे पावर आ जाएगी। तो ऐसे करके वी कैन सी। अब देखो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सब क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। सिंप्लीफाई, ठीक है। फर्स्ट हो गया, मान लिया 35c1 × 7 - 35c2 × 7³ + 35c3 × 7⁵, फिर माइनस 35c5 × 7⁵7 प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, डॉट डॉट का मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूजली ये नहीं होता। यूजली का मतलब क्या है कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 35 है, तो हाँ कभी भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जैसे 35c1, 35c2, 35c3, 35c4 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करते करते 35c35 तक ही बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइन होगा, तो बस वहीं तक जाएंगे, उसके आगे जाएंगे नहीं, ठीक है। अब लिखा हमने आंसर। तो इस एक्सपेंशन को हमने सबसे पहले क्या लिखा, सिग्मा के फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। तो सिग्मा बाइनोमियल कोफिशिएंट की तरफ से हम पकड़ेंगे ये, ठीक है। तो जैसे 35c1, 35c2, 35c3, 35c4, इसको देख के हमने लिख लिया 35cr, क्योंकि गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4। अगर मान लिया 1 3 5 7 केवल ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट होते तो हम नीचे भी 2r - 1 कुछ ऐसे लिखते, बट अभी तो ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने भी r लिख लिया। पहली बात तो ये होगी, बस r की वैल्यू 1 से चालू होगी, क्योंकि पहला टर्म 1 है, ये श्योर हो गया, 1 से चालू होगी। और कहाँ तक जाएगा, 35 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये 30। अगर डॉट डॉट लिख के छोड़ दिया तो उसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि जहाँ तक डिफाइन होगा वहाँ तक जाना है हमें, तो 35 तक ही डिफाइन होगा। एक ये चीज़ होगी, ठीक है, पहली चीज़। अब इसमें बेसिकली ये प्रोग्रेशन सीरीज़ में जो हम जनरल टर्म लिखते हैं वही वाली चीज़ होगी। फिर देखो एक ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन को एड्रेस करने के लिए हमने लिखा -1⁻r, ठीक है। -1⁻r में क्या होगा, r इवन ऑड जब आता रहेगा तो अपने आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा। फिर हमने फर्स्ट टर्म वेरीफाई किया कि साइन गलत जगह तो चालू नहीं हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या, r = 1 है, तो 1 रखेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, बट पहला टर्म तो पॉजिटिव है, मेरे को तो नेगेटिव अब मिल रहा है। तो हमने क्या किया, -1⁻r, r एक कम या ज़्यादा कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, r - 1 लिखोगे चाहे r + 1 लिखोगे, दोनों एक ही बात है, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। तो अगर ये r - 1 लिखोगे तो भी चलेगा, r + 1 लिखोगे तो भी चलेगा। अब अगर r = 1 रखा तो 1 + 1 2 हो गया, तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, तो अब प्लस से चालू होगा, अब कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। मतलब प्लस माइनस इज टेकन केयर, बाइनोमियल कोफिशिएंट इज टेकन केयर। अब इस एक्सपेंशन में और क्या बचा, 7 की जो पावर है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं केवल 7 की पावर पे कंसंट्रेट करूं तो ऐसा आएगा 1 3 5 7। ये तो AP लिखा हुआ है, 7 की पावर में AP लिखा हुआ है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये शॉर्टकट हमने समझाया था कि अगर 2 है तो 2r लिखेंगे, ठीक है। और फिर r = 1 रखने पे, देखो ये 1 से ही चालू हो रहा है, अगर ये 0 से चालू होता तो फिर 0 रखने पे हमें फर्स्ट टर्म मैच कराना पड़ता। अगर ये मान लिया r = 5 से चालू होता तो 5 रख के हमें फर्स्ट टर्म मैच कराना पड़ता, बट इसमें तो लकीली 1 से ही चालू हो रहा है। तो 1 अगर हमने इसमें रखा तो
ये कितना आ जाएगा 2, और हमें कहाँ से चालू करना है 1 से, तो इसलिए -1 ये हो गया। तो अल्टीमेटली इतनी सब मेहनत करने के बाद, ये सब मेहनत करने के बाद हमारा ये एक्सपेंशन सिग्मा की फॉर्म में लिखा गया। अब हम इसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 35 सी आर, ठीक है। अब देखो एक बात तो ये है कि -1 रेज़ टू पावर r+1 है, ठीक है। और इस वाले केस में हमने क्या बोला था कि जो भी पावर वेरी कर रहा है वो इस r के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। तो पावर तो इस पर भी वेरी कर रहा है, इस पर भी वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ मिला लेंगे, ठीक है, और उसको मिला के फिर एक साथ उसको x बोलेंगे। बट अगर ये पावर r है तो आई वुड लाइक के समथिंग रेज़ टू पावर r आ जाए, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो सिग्मा है इसका समेशन वेरिएबल क्या है, r। तो इस सिग्मा के बाहर हम कोई भी टर्म ले जा सकते हैं एज ए कांस्टेंट, बस उसमें r इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, r इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि r नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, यहाँ कुछ r है नहीं। अगर मैंने बाहर कुछ लिख दिया तो सिग्मा को तो अंदर वाले से मतलब होता है, बाहर से तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस सिग्मा के बाहर तो r नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो r से रिलेटेड किसी भी टर्म को हम बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट r है तो मेरे को तो समथिंग रेज़ टू पावर r चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया, -1 रेज़ टू पावर r+1 में ये जो +1 है वो बाहर निकाल दिया, तो उसकी वजह से बाहर एक माइनस आ गया, एक माइनस आ गया। ऐसे ही 7 रेज़ टू पावर -1 को हमने बाहर निकाल दिया। 7 रेज़ टू पावर -1 इज़ नथिंग बट 1/7, ठीक है। 7 रेज़ टू पावर जो 2r लिखा है ऐसे, उसको हमने ऐसे लिख दिया समथिंग रेज़ टू पावर r, तो 7 स्क्वायर की पावर r हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें +1 को बाहर छोड़ा था, r तो अभी भी बचा है, तो ये वाला -1 रेज़ टू पावर r और ये 7 स्क्वायर की पावर r को मिला के हम -7 स्क्वायर की पावर r लिख सकते हैं। तो देखो -1 रेज़ टू पावर r ये हो जाएगा, और जो +1 वाला था वो एक माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है। 7 रेज़ टू पावर -1 ये हो गया, 7 रेज़ टू पावर 2r, 7 रेज़ टू पावर 2r ये हो जाएगा। तो अब हमारे लिए ये जो चीज़ है ये x का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये परफेक्ट एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। बस इसमें क्या है, r की वैल्यू 0 से चालू होनी चाहिए, और ये कहाँ से चालू हो रही है, 1 से। उसका मतलब क्या है कि r बराबर 0 वाला टर्म इज़ मिसिंग। तो जो भी टर्म मिसिंग होगा, जो भी टर्म मिसिंग है उसको हम लास्ट में घटा देंगे। हम तो मान लेंगे है सब कुछ, पूरा एक्सपेंशन लिखा और जो टर्म मिसिंग है वो घटा दिया। फिर हमने बोला था कि r 0 से चालू होना चाहिए। देखो हमने 3 चीज़ बोली थी, क्या क्या चीज़ बोली थी। पहला तो ये हो गया शर्त कि ये दोनों पावर बराबर होना चाहिए, मतलब अगर ये r है तो ये भी r होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हो गया ये 0 से चालू होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हो गया कि अगर ऊपर n लिखा है तो इस r का वैल्यू भी 0 से n तक ही जाना चाहिए, सही। तो लोअर सबस्क्रिप्ट n r शुड मैच, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये अपर सबस्क्रिप्ट तक जानी चाहिए। तो इसमें देखो ये दोनों r मैच करा लिया हमने, पहले तो नहीं करा था बट हमने करा लिया। फिर 0 वाली कंडीशन अभी फेल हो गई, फिर r की वैल्यू 35 तक ही जा रही है, तो 2 कंडीशंस आर मेट। एक कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है एंड दैट इज़ कि r बराबर 0 से चालू हो, तो वो तो हम क्या करेंगे, पूरा आंसर लगा के घटा देंगे। तो ये तो हो गया -1/7, ठीक है। अब देखो अगर ये पूरा एक्सपेंशन होता तो ये होता 1 + x का, और x की वैल्यू कितनी है, -49। तो 1 - 49 की पावर 35 माइनस जो टर्म इसमें मिसिंग है, जैसे r बराबर 0 वाला टर्म मिसिंग था, तो इसमें r बराबर 0 रखो, जो भी टर्म आया वो घटा दो, ठीक है। तो r बराबर 0 रखने पे आ जाएगा 35c0 माइनस 35c0 माइनस 7 स्क्वायर रेज़ टू पावर 0, ये घटाना है, ठीक है। सो दिस इज फाइनली इक्वल्स टू -1/7
ये बाहर हो गया, 1 माइनस ये हो गया -48 ठीक है। देखो समथिंग रेस्ट के बाद 0 1 होगा और NC 0 भी 1 होता है, तो ये तो पूरा 1 लिखा हुआ है, -1 विच इज़ इक्वल्स टू फाइनली, देखो माइनस अगर हम बाहर निकालें ऑड पावर है तो माइनस बाहर निकल आएगा, वो माइनस ये माइनस बिल्कुल बाहर आ गया, ये प्लस हो गया, तो ये अल्टीमेटली आंसर ये हो जाएगा 48 + 1 होल डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर हो गया। अब देख लो इसको आराम से एंड गौर से। ठीक है, ये हम ऐसे एक्सपेंशन लिखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड 7th term in the expansion of 4x minus 8/x³ raised to power 25। अब देखो मैथमेटिकली तो फिर वही गड़बड़ आएगी कि 7th टर्म अगर मैंने बोला है तो हम पहले वाली हाईएस्ट पावर से चालू करें या सेकंड वाले से चालू करें। तो थ्योरेटिकली तो किसी से भी चालू करो, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होने चाहिए, बट जैसा हमने बोला कि बोर्ड हो गया, IIT JEE हो गया, IIT JEE मेंस हो गया, उसमें पहली वाली पावर की तरफ से ही चालू करेंगे। तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, T7 विल बी 25C, एक कम होता है 6, अगर 7th टर्म चाहिए तो एक कम हो गया, और पहला टर्म कितना है 4x, दूसरा टर्म कितना है -8/x³, ये ठीक है। अगर ये 6 है तो ये पूरा का पूरा 6 इधर चला जाएगा और इसमें से इसको घटा के इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 25C6 4⁻19, और माइनस इवन पावर है तो ख़त्म हो जाएगा, तो 8⁻6 x⁻19/x⁻18, ये टर्म आ गया। तो x⁻18 में से इसको कैंसिल किया तो 1 आ जाएगा, मतलब x की पावर में 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हो गया 25C6। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं तो इस पे 2 पे पावर 38 हो जाएगा, इसको 2 का क्यूब लिख दें तो 2 पे पावर 18 हो जाएगा, तो 38 + 18, तो 38 + 8 46, तो 2⁻56 इंटू x और बचेगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन 2, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻13 in the expansion of 4x² minus 11/x⁻5⁻20, ये है। तो सॉल्यूशन, उसने क्या बोला कि जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया तो उसमें से x⁻13 जो टर्म बनेगा उसके साथ क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट मतलब उसके जो साथ लिखा हुआ है वो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट TR+1th कंटेन्स x⁻13, दिस इम्प्लाइज TR+1 क्या हो जाएगा, NCR, तो n कितना है 20, तो 20CR 4x² की पावर 20 - r और -11/x⁻5 की पावर r, ठीक है। दिस इज 20CR 4⁻20 - r -11⁻r, ये तो अलग कर दिया। x की नेट पावर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 20 - r अपॉन यहाँ से आ जाएगा x⁻5r, और हमने क्या माना है कि ये वो टर्म है जिसमें x⁻13 आ रहा है,
तो जो यहाँ से x की नेट पावर होगी उसको हमने 13 बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स 20 माइनस आर माइनस 5r इज़ 30। ठीक है, अगर इस 5r को ऊपर ले जाएंगे तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा पावर में, तो जो नेट पावर आएगी x की वो ये है और ये 13 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से r निकाल लिया तो 20 दूनी कितना हो गया 40 और 2r और 5r 7r, तो -13 बराबर 7r। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा 27/7। हाँ ठीक है, अब 27/7 तो इंटीजर ही नहीं आया तो ये तो रिजेक्ट हो गया। उसका मतलब क्या है कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो अगर देखो पावर 20 है तो टोटल 21 टर्म्स आएंगे। ठीक है, उन 21 टर्म्स में किसी भी टर्म में x⁻13 नहीं बनेगा। तो उसका मतलब क्या है कि इसके एक्सपेंशन में x⁻13 नहीं आएगा। अब हमने किसी भी चीज़ को एक्सपेंड किया उसमें हम साथ में 0 × x⁻13 तो लिख ही सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हम ये नहीं देंगे कि गलत है, क्वेश्चन गलत है, या हम बोलें नहीं आएगा। जो भी टर्म नहीं आए उसके कोफिशिएंट को हम 0 बोलेंगे। तो दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0। और ये रिक्वायर्ड कोफिशिएंट 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये टर्म बनेगा ही नहीं, ये टर्म बनेगा ही नहीं, इसलिए 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 3, फाइंड कोफिशिएंट एज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, अब और 2-3 तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x⁻25 इन 2x² - 3/x⁻17। ठीक है, सॉल्यूशन देखो अभी तो जैसे हमने किया था वैसे तो हम कर ही सकते हैं। अब एक दूसरा शॉर्टकट भी सिखाते हैं, 2x² - 3/x⁻17। इसको एक्सपेंड करेंगे, टोटल 18 टर्म्स आएगा। इसको देखो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस x को हमने बाहर निकाल दिया तो पावर 17 है तो x⁻17 बाहर आ गया और ये आ गया 2x³ - 3/17 ये आ गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इसको हमने एक्सपेंड किया तो टोटल 18 टर्म्स आएंगे। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2x³ जो है वो x का काम करेगा। 2x³ के ऊपर पावर 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा। तो जब 2x³ पे पावर 1 आएगा तो नेट x की पावर x³ आएगा, मतलब नेट x की पावर 3 आएगा। अगर इस पे पावर 2 आया तो नेट पावर 6 आएगा, इस पे पावर 3 आया तो नेट पावर 9 आएगा। वो जितने भी 18 टर्म्स आ गए सब इससे डिवाइड होके सब की पावर 17 से कम हो जाएगी फाइनली। ठीक है, तो अगर देखो मेरे को 25 चाहिए तो ऊपर हमें वो वाला टर्म ढूंढना पड़ेगा जिसको अगर हम x⁻17 से डिवाइड कर दें तो 25 बचे। ठीक है, तो सीधा सा मतलब क्या है कि 17 + 25 तो 7 5 12 और 42, मतलब ऊपर से अगर 42 पावर निकलेगा, x⁻42 निकलेगा तो वो x⁻17 से तो सारी टर्म डिवाइड हो रहे हैं, तब जाके हमारा जो पावर है वो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, इस पे अगर मैंने पावर 2 लिया तो ये पावर 6 देगा। ठीक है, अगर इस पे मैंने पावर 5 लिया तो ये सीधा x की पावर 15 सप्लाई करेगा। तो अगर मेरे को 42 पावर चाहिए इस ब्रैकेट में से तो 42/3 मतलब 14, तो इस वाले टर्म के ऊपर 14 पावर आनी चाहिए, तब जाके
42 आएगा। 42 जब 17 से डिवाइड होगा तो एक्स रेज़ टू पावर 25 आ जाएगा। अब ये सुनने में बड़ा लग रहा होगा, बट दिस इज़ वेरी इजी। अगर थोड़ा सा ही प्रैक्टिस होगा तो तुम ओनली करने लगोगे। इन दोनों के ऊपर नेट पावर 17 होना चाहिए। तो अगर 40 दोनों पे, मतलब ये x का काम करा है, ये y का काम करा है, तो हमने बोला था ना कि जब एक्सपेंशन होगा तो हर टर्म पे x और y की पावर का सम कांस्टेंट आएगा n के बराबर। तो अगर ये ऊपर पावर 17 है और 14 पावर यहाँ पे आ गया तो 3 पावर इस पे आना चाहिए। तो देखो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उसमें x नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। तो देखो एक तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा 17c। अब भले ही 14 लिखो, भले ही 3 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमने 3 लिखा। ठीक है, जब इस पे पावर 14 आएगा तो x तो तुम छोड़ दो, क्योंकि x तो अल्टीमेटली कट पिट के 25 ही आएगा। हमें 2 से मतलब है, 2 तो रहेगा ही कोफिशिएंट में, 14 इंटू -3 रेज़ टू पावर 3, यही आंसर हो गया। ऐसा करोगे तो देखो क्वेश्चन बहुत हमारा जिसे बोलते हैं ना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 14 और 3 करके टर्म लिखा तो x का टर्म जो साथ में आएगा वो कट पिट के अल्टीमेटली 25 ही आएगा, दैट यू कैन सी। मतलब ऊपर x रेशो 42 आएगा, उसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। हमें कोफिशिएंट चाहिए तो x के टर्म के साथ जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है, x को मिलाते नहीं है उसमें। ठीक है, और बाकी मतलब ऐसे अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी जैसे बोलते हैं कंफर्टेबल विद इट। अदरवाइज़ आर वाले तरीके से तो हम कर ही सकते हैं। हम ऐसे तो मान ही सकते हैं कि मान लिया इसमें जो r+1th टर्म है उसमें पावर 25 आ रही है, फिर r की वैल्यू निकाल लें। इस वाले केस में r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या चलो करके दिखा दिया। ऑल्टरनेटिवली क्या है, let TR+1 contains x raised to power 25. This implies TR+1 बराबर 17CR 2x स्क्वायर की पावर 17 माइनस r and -3/x की पावर r. So this is 17CR into 2 की पावर 17 माइनस r and -3 रेज़ टू पावर r, ये अलग कर दिया। x की नेट पावर कितनी हो जाएगी, 217 माइनस r, और ये x रेज़ टू पावर r डिनोमिनेटर में होगा, इसको भी न्यूमरेटर में ले आए तो दिस। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स 17 माइनस r मस्ट बी कितना चाहिए हमें, 25। तो 17 इंटू 2 34 हो गया, -2r -r 3r हो गया बराबर 25। तो 3r बराबर 34 माइनस 25 बराबर 9 और r बराबर 3। ठीक है, अब ये तो इंटीजर आ गया, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। तो अगर हम r बराबर, देखो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, तो इज इक्वल्स टू इसमें r बराबर 3 रख दें तो आ जाएगा 17c3 2 रेज़ टू पावर 17 माइनस 3 तो 14 हो जाएगा, -3 का क्यूब। अब देखो ये दोनों मैच कर गया, सेम चीज़ लिखी हुई है। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट तरीका। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 17 इन 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज़ टू पावर प्लस 5x रेज़ टू पावर 15, मान लिया ये सोल्यूशन। ये जो लिखा है इसमें से हमने क्या किया, इन दोनों में से एक x को बाहर निकाल दिया तो x रेज़ टू पावर 15 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 5 रेज़ टू पावर 15। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देयर विल बी टोटल 16 टर्म्स, वो सारे 16 टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबकी पावर 15 से बढ़ जाएगी। तो अगर मेरे को नेट 17 पावर चाहिए
15 तो यहाँ से आ गया, मतलब यहाँ से 2 पावर निकलनी चाहिए। इन दोनों में से यही x अप्लाई कर सकते, उसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर पावर 2 आनी चाहिए, ठीक है। बट दोनों के ऊपर मतलब क्या हुआ, जब इस पे पावर 2 आएगा तो ये x² बन जाएगा, फिर हर टर्म x⁻15 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टोटल x⁻17 आ जाएगा। अब अगर 2 पावर इस पे आ रहा है और टोटल 15 है तो 13 पावर इस पे आना चाहिए। बस ख़त्म। रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू बाइनोमियल कोफिशिएंट 15c, 2 लिखो भले ही 30 लिखो, दोनों की बात है। LCR बराबर NCR माइनस R होता है। अगर इस पे पावर 2 आया है तो साथ में 3 पे पावर भी 2 आएगा, पूरे पे पावर 2 लिखा होगा ना, तो x तो तुम छोड़ दो क्योंकि हमें केवल कोफिशिएंट चाहिए। इस पे पावर कितना हो जाएगा 5⁻13। यही आंसर हो गया, ठीक है। एक और कोफिशिएंट ऑफ x⁻35 इन 9x² माइनस 8/x³ मान लीजिए। तो सॉल्यूशन, इसमें से डिनोमिनेटर बाहर निकाल दिया तो 1/x⁻25 × 3 75, तो ये हो जाएगा 9x⁻5 माइनस 8⁻25। वापस जो भी टर्म यहाँ से निकलेगा वो 75 से डिवाइड होगा। तो अगर 75 से डिवाइड हो रहा है तो 75 + 35 कितना हो गया 110। तो उसका मतलब क्या है कि 110 निकलेगा, वो 75 से डिवाइड होगा, तब जाके 35 बचेगा। अच्छा, इस पे अगर 110 चाहिए पावर, मतलब टोटल x का पावर अगर 110 चाहिए तो 110/5 22। उसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर पावर 22 आना चाहिए, क्योंकि x की पावर 5 लिखा गया, इस पे ऊपर मैंने पावर 2 लिख दिया तो नेट x का पावर 10 आ जाएगा। 3 लिख दिया तो 15 आ जाएगा, तो 22 लिख देंगे तो 110 आ जाएगा। अगर 22 इस पे और टोटल 25 है तो 3 इस पे आ जाएगा, 22 और 3 25। तो दिस एम्प्लाइज रिक्वायर्ड कोफिशिएंट बराबर 25c, 22 लिखो भले ही 3 लिखो कुछ भी, 9⁻22 एंड -8⁻³। ये आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक और कर लिया। फोर्थ, कोफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन 3x + 4/x² इंटू 9 - 8x⁻35। सॉल्यूशन, तो देखो 3x + 4/x² इंटू 9 - 8x⁻35, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट बराबर, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो x की पावर 0 से x की पावर 35 तक सारे टर्म्स आ जाएंगे। वो सारे टर्म इससे मल्टीप्लाई होंगे, 36 टर्म्स तो ये आ गए। 35 पावर है तो टोटल कितने टर्म्स बनेंगे यहाँ से 36। वो सारे टर्म इससे मल्टीप्लाई होंगे, सबकी एक एक पावर बढ़ जाएगी, 36 टर्म्स तो वो आ गए। फिर वो सारे टर्म इससे मल्टीप्लाई होंगे तो सबकी 2-2 पावर घट जाएगी, 36 टर्म्स और आ गए। इनमें से मेरे को x की पावर 10 निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसकी बात करें तो x यहाँ से निकाल लें और यहाँ से अगर हम x की पावर 9 निकालें तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर x⁻10 बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, मतलब टोटल हमने क्या बोला, इससे मल्टीप्लाई करके 36 टर्म आ गए 36, इससे मल्टीप्लाई करके 36 टर्म्स आ गए, टोटल 72 टर्म्स आ गए। 72 टर्म्स में क्या होगा, जब इस वाले टर्म पे पावर कितना होगा 9, तो अगर इस पे पावर 9 होगा तो इस पे पावर कितना होगा 26 होगा, तभी जाके दोनों पे पावर 35 हो गया। तो वो वाला टर्म जिसमें इस पे पावर 26 होगा इस पे 9 होगा, वो इस 3x से मल्टीप्लाई होके विल गिव अस x⁻10। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा देख लेते हैं। इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट
ये जो जो भी टर्म आ गया वो कुछ ऐसे आएगा NCR इंटू 9 रेज़ टू पावर दिस इंटू 8x रेज़ टू पावर दिस, फिर वो 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें x वाला पार्ट छोड़ दिया, बाकी जो बच गया सारा कोफिशिएंट है। तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी आएगा, हाँ। बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आएगा, हाँ। 35C कुछ भी लिख लो, मान लिया 9, फिर 9 रेज़ टू पावर 26, फिर इंटू -8 रेज़ टू पावर 9। ये कोफिशिएंट आ गया x रेज़ टू पावर 10 का बिकॉज ऑफ दिस। अब बिकॉज ऑफ दिस के लिए अगर मेरे को 10 चाहिए तो ये तो 2 पावर कम कर देगा, उसका मतलब क्या है कि यहाँ से 12 पावर आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ से 12 आएगा वो x² से डिवाइड होके 10 आ जाएगा। टोटल पावर अगर 35 है, 35 है, तो इस पे पावर 23 होना चाहिए तभी 35 बनेगा। तो प्लस अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका अपना कोफिशिएंट 4, फिर इस पे पावर 23, इस पे पावर 12, तो 35C 23 लिख दो तो भले ही 12 लिख दो, एक ही बात है। C 12, पहले पे पावर 23 और दूसरे पे पावर 12, ये हमारा नेट आंसर आ जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा, ये आंसर। कोफिशिएंट मतलब वो जो 72 टर्म्स होगा, एक इस टर्म के साथ लिखा होगा x रेज़ टू पावर 10, एक इस टर्म के साथ लिखा होगा x रेज़ टू पावर 10। तो जब इन दोनों में से x रेज़ टू पावर 10 कॉमन लिया तो ये दोनों कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे, बाकी किसी भी टर्म में x रेज़ टू पावर 10 नहीं बनेगा, ठीक है। दैट यू कैन सी, या तो टर्म ज़्यादा बनेगा या पावर बड़ा बनेगा, या तो टर्म पावर कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा। 10 वाले हमने दोनों टर्म निकाल लिए, इसलिए यही आंसर है।